हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका नॉलेज अड्डा चैनल में। और आज की जो हमारी वीडियो है वो मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, जिसको चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। पार्ट 1 में हमने 4 टॉपिक कवर किए थे। मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, ये टॉपिक हमने पढ़ा था। मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, क्रिएशन ऑफ मनी, कैसे मनी का निर्माण किया जाता है, ये टॉपिक हमने पढ़ा था। वेलोसिटी ऑफ मनी, ये टॉपिक हमने पढ़ा था। ठीक है, मुद्रा का संचालन। और एक टॉपिक हमने पढ़ा था मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, ये 4 टॉपिक हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इनकी वीडियो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। पार्ट 2, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इकोनॉमिक्स में 2 पार्ट होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। आप सबको पता है माइक्रो, और दूसरा पार्ट होता है मैक्रो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मॉनेटरी पॉलिसी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है या मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, तो इट इज़ ए मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, तो जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है। और इसको कौन बनाता है? सेंट्रल बैंक बनाता है। यानी कि भारत में इसको कौन बनाएगा? आरबीआई। भारत में इसको कौन बनाएगा? आरबीआई। इसलिए बनाया जाता है इसको टू मैनेज मनी सप्लाई, जो मनी की सप्लाई है उसको मैनेज करने के लिए, एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन, कंजप्शन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए, ज़्यादा इन्फ्लेशन ना आए, कंजप्शन पावर लोगों की बनी रहे, पब्लिक की बनी रहे, सेविंग होती रहे, इन्वेस्टमेंट होता रहे, कैपिटल फॉर्मेशन होता रहे, मनी की वैल्यू बनी रहे। ठीक है, मनी के अंदर परचेजिंग पावर बनी रहे। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई क्या करता है? मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण करता है। क्लियर है आपको यहाँ तक? ठीक है, जो पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ छोटी सी यहाँ पर। देखिए, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। सीधी भाषा में अगर हम बात करें, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। तो जितना ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मनी की परचेजिंग पावर उतना ही कम हो जाएगी। ठीक है, तो इन्फ्लेशन का इसीलिए एक टारगेट रखा गया है कि जो इन्फ्लेशन है वो इंडिया में मिनिमम 2% एंड मैक्सिमम 6% तक हो सकता है। यानी कि 2% टू 6% के बीच की जो रेट होगी वो रीजनेबल होगी, एक्सेप्टेबल होगी। ठीक है, अगर 6% से ज़्यादा इन्फ्लेशन की रेट जाएगी तो वो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी के लिए हार्मफुल होगी। ठीक है, अब इसी रेट को ध्यान में रखते हुए आरबीआई क्या करता है? बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। बाई मंथली का मतलब होता है 2 महीने में एक बार। ठीक है, हर 2 महीने में एक बार। तो टोटल साल में कितनी बनेंगी? 6। यानी कि आरबीआई पूरे एक साल में 6 बार मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू करता है। क्लियर है यहाँ तक आपको? अब एक चीज़ समझिए, देखिए यहाँ पर, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन का मतलब मैंने अभी आपको बताया था महंगाई। ठीक है, अगर महंगाई ज़्यादा बढ़ेगी तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्या होगी? कम हो जाएगी। और अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी और इन्वेस्टमेंट क्या होगा? कम हो जाएगा। रीज़न इसका क्या है? क्योंकि लोगों को चीज़ें खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा और इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी और उनकी सेविंग जो है वो कम हो जाएगी। और जब सेविंग कम हो जाएगी तो वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट घटता है। हमें हालांकि ये लग रहा होगा कि इट्स अ पॉजिटिव साइन कि इन्फ्लेशन बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट घटता है, बेरोजगारी घटती है, तो इन्फ्लेशन बढ़ना अच्छी बात है। बट ये एक लिमिट तक होता है। ऐसा नहीं कि अगर लगातार इन्फ्लेशन आएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट घटता ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है, उसको बनाया किसके द्वारा जाता है? तो हमने अभी देखा आरबीआई के द्वारा बनाया जाता है। तो आरबीआई एक संस्था है, उस संस्था के अंदर कुछ मेंबर्स होंगे जिनके द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण किया जाता होगा। ठीक है, तो उन्हीं मेंबर्स की जो समिति है उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और इस कमेटी को किसके द्वारा बनाया गया? भारत सरकार के द्वारा बनाया गया, अंडर सेक्शन 45ZB ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 इन 2016। तो 2016 में आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45ZB के अंतर्गत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का निर्माण
किया गया है। क्लियर है? इस कमेटी में टोटल मेंबर कितने होते हैं? इस कमेटी में टोटल मेंबर 6 होते हैं। ठीक है, इस कमेटी में टोटल मेंबर 6 होते हैं और इस कमेटी को जो हेड करता है, हेडेड बाय आरबीआई गवर्नर, और इस कमेटी के जो हेड होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर होते हैं। टोटल मेंबर हमने देखा 6 हैं, तो 3 मेंबर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइड, 3 सदस्य भारत सरकार की ओर से, एंड 3 फ्रॉम आरबीआई, और 3 सदस्य आरबीआई की ओर से होते हैं। भारत सरकार की तरफ से वर्तमान में कौन कौन है? आसिमा गोयल, शशांका भिडे एंड जयनाथ वर्मा। ठीक है, और आरबीआई की साइड से कौन है? देखिए हमने अभी पढ़ा था हेडेड बाय आरबीआई गवर्नर, तो एक तो शक्तिकांता दास आरबीआई के गवर्नर, माइकल पात्रा ये आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर हैं, और एम के सागर ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। तो इस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल मेंबर होते हैं 6, याद रहेगा। तो अभी हमने सिर्फ ये समझा है कि मॉनेटरी पॉलिसी को बनाया किस लिए जाता है, इन्फ्लेशन का टारगेट क्या है जिसको देखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी को बनाया जाता है, और इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो उससे हमारी इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा, मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने वाली कमेटी कब बनाई गई, कितने उसमें मेंबर होते हैं, ठीक है, और उनके नाम, ये अभी तक हमने देख लिया है। अब बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स की। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव टूल्स एंड क्वालिटेटिव टूल्स। देखिए क्वांटिटेटिव टूल्स पहले हम पढ़ लेते हैं। क्वांटिटेटिव टूल्स में आता है रिजर्व रेशियो में 2 आते हैं, सीआरआर और एसएलआर। फिर कुछ रेट्स हैं जिसमें बैंक रेट, एमएसएफ है, एलएएफ है। एलएएफ मतलब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसके अंतर्गत रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट आता है। ठीक है, ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन, एमएसएस मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, एसडीएफ ऑपरेशन ट्विस्ट। ये सारे हम अभी एक एक करके सारे टूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आते हैं हमारे क्वालिटेटिव टूल्स, मॉरल सुएशन, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट रेशनिंग, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, ईएमआई, पीएसएल। इन सब टूल की हेल्प से आरबीआई का एक ही काम है कि जो मनी की सप्लाई है, मनी सप्लाई, उसको क्या तो ज़्यादा करना है या कम करना है। ठीक है, तो इन्हीं टूल्स की हेल्प से मनी की जो सप्लाई है उसको क्या किया जाता है, कम या ज़्यादा किया जाता है। समझ में आ गया आपको? तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सीआरआर क्वांटिटेटिव टूल्स है या क्वालिटेटिव टूल्स है, तो ये क्वांटिटेटिव टूल्स है। मॉरल सुएशन कैसा टूल है? क्वालिटेटिव टूल्स है। तो क्वांटिटेटिव सारे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, क्वालिटेटिव वो भी सारे मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। अब एक एक करके हम शुरू करते हैं, और सबसे पहले क्वांटिटेटिव में हम सीआरआर पढ़ते हैं। देखिए इनको रिजर्व रेशियो इसलिए बोला गया है क्योंकि इनके अंतर्गत बैंकों को कुछ पार्ट क्या करना पड़ता है, रिजर्व करना पड़ता है। तो सबसे पहला हमारा सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सीआरआर आता है आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत। जो सीआरआर है वो आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत आता है, और एट प्रेजेंट ये 4% है। तो सीआरआर वर्तमान में कितना है? 4% है। नेक्स्ट, इट इज़ मेंटेन बाय ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक। तो भारत में जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं उन सब के द्वारा ये मेंटेन किया जाता है ऑन देयर एनडीटीएल विद आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो यहाँ पर एक टर्म आई है एनडीटीएल, जिसको बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। देखिए पब्लिक बैंकों में पैसा जमा करती है, और पब्लिक बैंकों में जो पैसा जमा करती है वो क्या तो करंट अकाउंट में करेगी, या सेविंग अकाउंट में, या आरडी में, या एफडी में। तो 4 मेन अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, आरडी एंड एफडी। अब पब्लिक के द्वारा इन चारों अकाउंट में जितना भी पैसा जमा किया गया है उस सबको क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, और उस सबको ऐड करने के बाद जो भी अमाउंट निकल कर आएगा उसी अमाउंट को बोला जाएगा एनडीटीएल। उसी अमाउंट को क्या बोला जाएगा, एनडीटीएल बोला जाएगा। ठीक है, सपोज 100 100 100 ऐसे मानते हैं हम, और टोटल अमाउंट आ गया 400।
एग्जाम्पल है, किसी बैंक के अंदर टोटल पैसा डिपॉजिट आ गया 400, तो इसका ये 400 ही एनडीटीएल होगा और 400 का 4%, 400 का 4%, ठीक है। और कहाँ पर जमा करना है? आरबीआई के पास जमा करना है और कैश की फॉर्म में जमा करना है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, नो इंटरेस्ट रेट पेड बाय आरबीआई टू बैंक ऑन सीआरआर। अब जो भी पैसा बैंकों के द्वारा सीआरआर की फॉर्म में आरबीआई के पास जमा किया जाएगा, उस पर आरबीआई कोई भी इंटरेस्ट रेट पेड नहीं करेगा, उस पर बैंकों को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। क्लियर है यहां तक आपको? ठीक है। एक चीज यहां पर आपको मैं करंट से रिलेटेड थोड़ा बता दूं। देखिए, कोविड के चलते भारत में क्या हो गया था कि जो कुछ ऐसे सेक्टर थे जो ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे, जीडीपी कहीं ना कहीं हमारी गिरती जा रही थी, और इसीलिए 2020 में सीआरआर को क्या कर दिया गया? घटा दिया गया। और घटा के कितना किया गया? 3%। घटाकर कितना कर दिया गया था? 3%। देखिए, याद रखिएगा, वर्तमान में ये 4% है। मैं आपको 2020 की बात बता रहा हूँ। 2020 में सीआरआर को घटाकर कितना किया गया था? 3% किया गया था। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर सीआरआर को कम किया जाएगा तो जो बैंक हैं उनके पास लोन देने के लिए ज़्यादा पैसा होगा, क्योंकि उनको रिजर्व कम करना पड़ेगा, इसीलिए उनके पास जो लोन देने के लिए फंड होगा वो ज़्यादा होगा। और जब लोन देने के लिए फंड ज़्यादा होगा तो इससे कहीं ना कहीं मार्केट में मनी की जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी। इसीलिए वर्ष 2020 में सीआरआर को घटाकर आरबीआई ने कितना कर दिया? 3%। किस लिए किया गया? फॉर जीडीपी ग्रोथ, ताकि हमारी जीडीपी ग्रोथ करे। देखिए, 2020 कैसा टाइम था? कोविड टाइम था। तो रिटेल लोन फॉर ऑटोमोबाइल्स, होम लोन, एमएसएमई लोन, ठीक है, अगर किसी भी बैंक के द्वारा रिटेल लोन दिया गया है या ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए लोन दिया गया है, होम लोन दिया गया है या एमएसएमई के लिए लोन दिया गया है, तो डिडक्ट फ्रॉम बैंक्स एनडीटीएल फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। तो जितना अमाउंट वो लोन में देंगे वो सारा पैसा उनके एनडीटीएल से नेक्स्ट 5 ईयर के लिए माइनस कर दिया जाएगा। चलिए एक एग्जांपल से इसको हम समझते हैं। सपोज एसबीआई बैंक है और उसका टोटल एनडीटीएल है 1000। अब इस 1000 में से उन्होंने 500 रुपीज लोन में दिए हैं। एक होम लोन दिया है, मान लीजिए 500 रुपीज का होम लोन दिया है। बैंक का एनडीटीएल कितना था? 1000। तो अब उसको जो सीआरआर मेंटेन करना है वो 1000 पर नहीं करना है, क्योंकि उसने उसमें से 500 रुपीज तो होम लोन में दे दिए हैं। तो अब उसको जो सीआरआर मेंटेन करना है वो सिर्फ 500 पर करना है। 500 का 4%, ऐसे मेंटेन होगा। क्लियर है? आपको समझ में आ गया है? एक और एग्जांपल से आपको समझा देता हूं मैं। मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक, इनके पास टोटल एनडीटीएल 2000 है, ठीक है, जिसमें से इन्होंने 100 रुपये दिए हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर को और 200 इन्होंने दिए हैं होम लोन में और 200 दिए हैं एमएसएमई को, ठीक है। अगर ये इन्हें लोन नहीं देता किसी भी सेक्टर में तो इसको जो सीआरआर मेंटेन करना पड़ता वो 2000 पर ही करना पड़ता, ठीक है। बट अब इसने लोन दे दिया है तो इस सारे को हम इसके एनडीटीएल में से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो 400, 500, अब ये माइनस कर दिया हमने 500, तो जो 1500, अब ये इसका एनडीटीएल है और इसका 4% इसको मेंटेन करना होगा इन द फॉर्म ऑफ सीआरआर। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ये करंट का आपको मैंने इसलिए बताया है क्योंकि जब आप पीओ के इंटरव्यू के लिए देने जाएंगे तो वहां पर आपसे एक चीज पूछ सकता है कि अभी तक सबसे कम सीआरआर कितना किया गया है? 3% किया गया है। नेक्स्ट आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्यों किया गया है? तो फॉर जीडीपी ग्रोथ किया गया है। तो फिर एक चीज और आपसे पूछ सकता है कि क्या सीआरआर को लेकर आरबीआई ने कुछ अनाउंस किया था? तो आप वहां पर बता सकते हैं कि सर, अगर ऑटोमोबाइल, होम लोन, एमएसएमई, इन सेक्टर्स के लिए जो भी लोन दिया जाएगा उसको अगले 5 साल तक के लिए एनडीटीएल में काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको ये करंट का बताया है। नेक्स्ट एसएलआर। नेक्स्ट है हमारा एसएलआर,
स्टैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसको बोलते हैं वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात। प्रेजेंट में ये 18% है, 18%, और ये आता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत। सीआरआर कहाँ पर आता है? आरबीआई एक्ट 1934 में। एसएलआर कहाँ पर आता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। क्लियर है? नेक्स्ट, एवरी शेड्यूल कमर्शियल बैंक मेंटेन ऑन देयर एनडीटीएल इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल एंड अदर सिक्योरिटी। ठीक है, ये भी बिल्कुल सीआरआर की तरह ही मेंटेन किया जाता है। जिस तरीके से सीआरआर मेंटेन किया जाता है एनडीटीएल पर, ऐसे ही एसएलआर भी मेंटेन किया जाता है एनडीटीएल पर। बट इसमें और सीआरआर में कुछ डिफरेंस है। देखिए, सीआरआर को हम मेंटेन करते थे इन द फॉर्म ऑफ कैश, वो सारा कैश की फॉर्म में मेंटेन होता था, और उसको मेंटेन कहाँ पर करते थे? आरबीआई के पास। बट एसएलआर में क्या है? इस सारे को हम मेंटेन करेंगे कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, यानी कि सारा अमाउंट कैश में नहीं करना है, कुछ कैश में करना है, कुछ गोल्ड में करना है, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी में करना है, और इसको आरबीआई के पास नहीं रखना है, इसको बैंकों को खुद अपने ही पास रिजर्व करके रखना है। तो सीआरआर और एसएलआर में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि सीआरआर सारा का सारा कैश की फॉर्म में मेंटेन होता है और आरबीआई के पास मेंटेन किया जाता है, बट एसएलआर कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी की फॉर्म में मेंटेन किया जाता है और बैंक खुद इसको अपने पास मेंटेन करते हैं। क्लियर है यहाँ तक आपको? ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पर आपको देखिए बता देते हैं, सीआरआर और एसएलआर दोनों को ही काउंट किया जाता है ऑन फोरनाइट बेसिस। फोरनाइट बेसिस का मतलब होता है हर दूसरे वीक। जैसे मान लीजिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब मान लीजिए ये एवरी फोरनाइट फ्राइडे को काउंट किया जाता है। ठीक है, जो एनडीटीएल है वो एवरी फोरनाइट फ्राइडे को काउंट किया जाता है। तो यहां काउंट करने के बाद अब जो नेक्स्ट फ्राइडे आएगा उसमें ये काउंट नहीं किया जाएगा। अब जो अगले वीक का फ्राइडे आएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यहां पर काउंट किया जाएगा। इसीलिए इसको बोला जाता है फोरनाइट बेसिस। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि एनडीटीएल को कब काउंट किया जाता है, तो उसका आंसर होगा फोरनाइट बेसिस और एवरी फोरनाइट ऑफ फ्राइडे। फोरनाइट का मतलब हो गया एक वीक के फ्राइडे को छोड़ने के बाद। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अगर मार्केट में मान लीजिए इन्फ्लेशन क्या हो गया है? बढ़ गया है। इन्फ्लेशन क्या हो गया है? बढ़ गया है, और हमें उसे कम करना है, तो हम सीआरआर को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। और इससे क्या होगा? बैंक मेंटेन मोर रिजर्व विद आरबीआई। अब बैंकों को आरबीआई के साथ और ज्यादा रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा, जिससे लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ बैंक क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इससे बैंकों की लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। क्लियर है आपको ये बात? नेक्स्ट, ऐसे ही सेम केस इन्फ्लेशन में अगर हम बात करें, अगर मार्केट में ज्यादा इन्फ्लेशन है तो एसएलआर को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। और जब एसएलआर को बढ़ा देंगे तो जो बैंक हैं उनको रिजर्व ज़्यादा करना पड़ेगा, और जब उनको रिजर्व ज़्यादा करना पड़ेगा तो बैंकों के पास लोन देने के लिए पैसा कम हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, बैंक रेट। लॉन्ग टर्म लैंडिंग रेट चार्ज्ड बाय आरबीआई टू बैंक फॉर 91 to 364 डेज। तो ये एक लॉन्ग टर्म लैंडिंग रेट है जो आरबीआई के द्वारा बैंकों के ऊपर चार्ज की जाती है जब बैंक मिनिमम 91 डेज के लिए और मैक्सिमम 364 डेज के लिए लोन लेते हैं। यहां से इनको हम बोलते हैं विंडो। आरबीआई की अगर लैंग्वेज की बात करें, इनको बोला जाता है विंडो। तो अगर हम बैंक रेट जो विंडो है
उससे लोन लेंगे तो यहाँ पर हमें नो प्लेजिंग या कोलेट्रल, हमें बैकएंड में कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। विदाउट प्लेजिंग, विदाउट कोलेट्रल आपको इस विंडो से लोन मिल जाएगा, आपको मतलब बैंकों को लोन मिल जाएगा। इट कम्स अंडर सेक्शन 49 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। तो जो बैंक रेट है वो सेक्शन 49 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत आता है और वर्तमान में ये 4.25% है। वर्तमान में ये 4.25%। देखिए एक चीज यहां पर आप समझिए, इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए, टू फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन, आरबीआई यूज रेपो रेट। इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए आरबीआई का जो मेन हथियार है वो है रेपो रेट, और बैंक रेट का यूज वो मेनली करते हैं पेनल्टी पर्पस के लिए। ठीक है, जब बैंकों के ऊपर पेनल्टी लगानी होती है तो बैंक रेट का यूज किया जाता है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन से लड़ना है तो उसके लिए मेनली यूज किया जाता है रेपो रेट का। ये बात आप अपने माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट आता है एमएसएफ। एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत स्थायी सुविधा। देखिए क्या है, द इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लैंड्स शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म का मतलब यहां पर है वन डे लोन, सिर्फ एक दिन के लिए, वन डे। ठीक है, विद अगेंस्ट देयर एसएलआर रिजर्व एज अ कोलेट्रल। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो बैंकों को एसएलआर मेंटेन करना है वो कैश, देखिए हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि जो उनको एसएलआर मेंटेन करना है कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में मेंटेन करना है, और कहां पर मेंटेन करना है, बैंक में ही मेंटेन करना है। तो जो रिजर्व किया गया पार्ट है उसी के अगेंस्ट उसको बोला जाता है एसएलआर रिजर्व। बैंक एक दिन के लिए क्या ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। कहां से, आरबीआई से, और इसी लोन को नाम दिया जाता है एमएसएफ। तो जब बैंक अपनी एसएलआर रिजर्व वाली सिक्योरिटीज को गिरवी रखकर एक दिन के लिए आरबीआई से लोन लेते हैं तो उसी को हम बोलते हैं एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और ये वर्तमान में कितना है, 4.25%। वर्तमान में है 4.25%। मैक्सिमम लिमिट ऑफ बोरोइंग। अब आप एमएसएफ के जरिए, कोई भी बैंक एमएसएफ के जरिए मैक्सिमम कितना बोरोइंग कर सकता है, तो 2% ऑफ एनडीटीएल, अपने एनडीटीएल का मैक्सिमम 2% बोरो कर सकता है। क्लियर है। लेकिन कोविड के चलते बैंकों को ज़्यादा बोरोइंग की थोड़ी फैसिलिटी दी गई थी, तो फ्रॉम 31 मार्च 2021 इट इज़ 3%। तो वर्तमान में ये 3% चल रहा है। 31 मार्च 2021 से इसको कितना कर दिया गया था, 3%। वैसे ये जर्नल लिमिट कितनी है, 2%, बट वर्तमान में अभी कितना चल रहा है, 3%, ताकि बैंक ज़्यादा बोरोइंग कर पाए। ठीक है, इट इज़ ए ओवरनाइट बोरोइंग। ओवरनाइट मतलब एक रात के लिए मिलेगा, एक दिन के लिए मिलेगा, इमरजेंसी बोरोइंग। ठीक है, इसको आप बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी में बोरोइंग कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास अलग अलग विंडो है, आप बैंक रेट से ले सकते हैं, रेपो रेट से ले सकते हैं, एलटीआरओ से ले सकते हैं। ठीक है, अलग अलग विंडोज हैं जहां से आप बोरोइंग कर सकते हैं। बट एमएसएफ का यूज तभी किया जाएगा जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी बोरोइंग हो, और इस फैसिलिटी को शुरू किया गया था 2011 से। ये फैसिलिटी शुरू की गई थी 2011 से। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, आप वीडियो को 2, 3, 4 बार देखिए। कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट है। ठीक है, सीआरआर से रिलेटेड हो, एसएलआर से रिलेटेड हो, एमएसएफ से रिलेटेड हो, बैंक रेट से रिलेटेड हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई दे दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो कई बार डायरेक्ट ना होके इनडायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। इकोनॉमी पर उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है ये भी पूछ लिया जाता है, इसीलिए आप इन सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझें। दूसरी बात, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।